आज का टॉपिक है औद्योगिकरण, हस्तशिल्प उद्योग का पतन। ब्रिटिश सत्ता का भारतीय अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट, गहरा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों से पूर्व प्रारंभिक आक्रमणकारियों ने न तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन किया और न ही धन की निरंतर निकासी का सिद्धांत अपनाया। अंग्रेजों ने जो आर्थिक नीतियां बनाई उनसे भारत की अर्थव्यवस्था का रूपांतरण औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में हो गया और औद्योगिकरण इसी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का एक पहलू था। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। औद्योगिकरण का अर्थ क्या है? तो औद्योगिकरण का तात्पर्य है कृषि की तुलना में अर्थव्यवस्था में उद्योगों का अंशदान कम हो जाना, किंतु औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में औद्योगिकरण से तात्पर्य है कि ब्रिटिश औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत परंपरागत भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश, जिसके तहत ग्रामीण एवं हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। परंपरागत भारतीय उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, ग्रामीण एवं शहरी। ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग में ग्रामीण कारीगरों को गांव से ही कच्चा माल प्राप्त हो जाता था। कच्चे माल के लिए गांव आत्मनिर्भर थे। अधिकांश निर्मित वस्तुओं की गांव में खपत हो जाती थी तथा शेष माल साप्ताहिक मेलों या हाटों में बेचा जाता था। दूसरी ओर उद्योग अमीर तथा धनी व्यापारिक वर्ग की भोग विलास की वस्तुओं का उत्पादन करते थे। ब्रिटिश शासन से पहले कुटीर एवं हथकरघा उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ था। कपड़ा उद्योग अत्यधिक विकसित था, जिसकी मांग पूरे विश्व में थी। भारतीय कपड़ों, प्रस्तर शिल्प, चीनी मिट्टी के बर्तन, हीरे जवाहरात आदि की संसार के कोने कोने में प्रसिद्धि थी। ठीक है, तो औद्योगिकरण के कारण देखें, इसमें आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और सांस्कृतिक कारण, ये सभी कारण दिए गए हैं। तो हम लोग बारी बारी से इसे देखते हैं। आर्थिक कारण में देखें तो ब्रिटिश पूंजी निवेश का महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत में रेल निर्माण था। रेल का निर्माण लाभ की गारंटी व्यवस्था पर आधारित था। अंग्रेजों द्वारा भारत में रेल निर्माण का प्रमुख उद्देश्य था भारत के कच्चे माल को देश के अंदर के हिस्सों से बंदरगाहों तक ले जाना। इस प्रकार रेलों की स्थापना तथा यातायात साधनों के विकास से गांव में ब्रिटिश कारखानों में निर्मित माल आसानी से एवं सस्ते दामों पर उपलब्ध होने लगा, जिससे भारतीय ग्रामीण हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास हुआ। ठीक है, ददनी प्रथा, ये देखें तो इस प्रथा के अनुसार कंपनी के कर्मचारी जुलाहे को पेशगी रुपए देते थे और बदले में एक शर्तनामा लिखवा लेते थे कि वे एक निश्चित मात्रा में और निश्चित मूल्य पर कपड़ा उपलब्ध जो है वो कराएंगे। इस तरह अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर जुलाहों के हजारों परिवारों ने अपना पेशा छोड़ दिया और मजदूरी करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद देखें तो आर्थिक कारण में हम लोग देखते हैं कि 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट द्वारा मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया तथा आयात शुल्क शून्य कर दिया गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार करने की छूट मिलने के कारण भारतीय बाजार सस्ते एवं मशीन निर्मित वस्तुओं से भर गया, जबकि भारतीय उत्पादों के लिए यूरोपीय बाजारों में प्रवेश करना अत्यंत कठिन हो गया। इस प्रकार भारत संपूर्ण निर्यातक देश से संपूर्ण आयातक देश बन गया। इसके बाद देखें तो भारत में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास इसलिए हुआ कि इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के कारण अंग्रेजी माल से भारतीय बाजार में भर गए, क्योंकि भारतीय हस्तशिल्प अंग्रेजों के सस्ते एवं मशीन से निर्मित माल का मुकाबला नहीं कर पाए। बंगाल में कंपनी शासन के दौरान दस्तकारों एवं शिल्पकारों को बहुत कम दरों पर काम करने तथा अपने उत्पाद अत्यंत कम मूल्य पर बेचने हेतु विवश किया गया। अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण बहुत से भारतीय दस्तकारों एवं शिल्पकारों ने अपने परंपरागत व्यवसाय को त्याग दिया तथा गांवों में जाकर खेती करने लगे, जिससे भूमि पर दबाव बढ़ा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक के अनुसार इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में कोई दूसरा जोर नहीं है। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। ठीक है, तो ऐसा विलियम बेंटिक का ये कोटेशन है।
फिर देखें राजनीतिक कारण में, तो अंग्रेजों की देशी राज्यों के विलय की नीति ने भी भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देशी राज्यों के राजा महाराजा भारतीय शिल्पियों से सामान खरीदते थे, किंतु ब्रिटिश कंपनी के सस्ते माल भारतीय बाजार में आने के कारण अब इन शिल्पकारों के अस्तित्व पर ही संकट उठ खड़ा हुआ। तो ये राजनीतिक कारण थे। सामाजिक कारण में देखें तो ब्रिटिश शिक्षा नीति भी भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक हित से परिचालित होती रही। ब्रिटिश शिक्षा नीति का उद्देश्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो जन्म से भारतीय हो किंतु अपने आचार विचार एवं व्यवहार से ब्रिटिश हो, ताकि ब्रिटिश औद्योगिक बाजार का भारत में विस्तार हो सके। ब्रिटिश सामाजिक शैक्षणिक नीति ने भारतीयों की रुचि को परिवर्तित किया। अंग्रेजी भाषा व फैशन का अनुसरण प्रबुद्धता का सूचक माना जाता था, इसलिए भी देसी उद्योग को नुकसान पहुंचा। अब इसके सांस्कृतिक कारण को हम देखें तो अंग्रेजों ने समाज सुधार के माध्यम से भी अपने आर्थिक हितों की पूर्ति की। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रसार करना तथा ब्रिटिश उदारवादी और उपभोक्तावादी विचारों को फैलाना उनकी नीति के प्रमुख उद्देश्य थे। इससे अंग्रेजों को अपने माल बेचने के लिए मंडी प्राप्त हो गई और भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। विऔद्योगीकरण की समीक्षा करने पर इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में सभी प्रकार के हस्तशिल्प उद्योग का पतन नहीं हुआ तथा कुछ उद्योग ब्रिटिश नीति के दबाव के बावजूद बने रहे। इसके निम्नलिखित कारण थे। तो कुछ उत्पाद कैसे बने रहे, तो पहला कारण तो ये था कि भारत में कुछ हस्तशिल्प उत्पाद ऐसे थे जिनका विकल्प ब्रिटिश उत्पादन हो ही नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए बढ़ईगिरी, कुंभकारी, लुहारगिरी इत्यादि। उस काल में दूसरा ये था कि उस काल में भारतीय बाजार एकीकृत नहीं था, अतः कुछ क्षेत्रों में चाहकर भी ब्रिटिश उत्पाद नहीं पहुंच सके। और तीसरा, बढ़ती हुई बेरोजगारी के कारण आर्थिक रूप से लाभकारी न होने पर भी कुछ हस्तशिल्प उद्योग अस्तित्व में बने रहे। यदि हम विश्व के संपूर्ण औद्योगिक उत्पाद में भारत के अंशदान पर नजर डालें तो ज्ञात होगा कि 1800 ईस्वी में यह 19.6 था, 1860 में यह गिर करके 8.6% हो गया और 1913 में तो यह मात्र 1.4% ही रह गया। इस गिरावट के कारण पश्चिमी देशों में होने वाला औद्योगिकरण भी था, क्योंकि हस्तशिल्प उद्योग के मुकाबले आधुनिक संगठित फैक्ट्री में उत्पादन कहीं अधिक होता था। लेकिन भी औद्योगिकरण के एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में भारत में प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन की औसत दर में गिरावट को माना जाता है। जहां तक हस्तशिल्प उद्योगों के पतन का सवाल है, तो हम यह जानते हैं कि हस्तशिल्प उद्योग एक प्राक पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली यानी कि प्री कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन सिस्टम है। ठीक है, अतः पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली यानी कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन सिस्टम के विकास के बाद इसका कमजोर पड़ जाना स्वाभाविक ही है। इस पूरी प्रक्रिया का एक दुखद पहलू यह भी है कि पश्चिम में तो हस्तशिल्प उद्योग के पतन की क्षतिपूर्ति आधुनिक उद्योगों की स्थापना के द्वारा कर दी गई, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो सका। अतः जहां पश्चिम में बेरोजगार शिल्पी आधुनिक कारखानों में काम में लग गए, वहीं भारत में बेरोजगार शिल्पी ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन कर गए। परिणामतः कृषि पर जनसंख्या का अधिभार बढ़ता चला गया। निष्कर्षतः ग्रामीण गरीबी और ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ती गई। कुल मिलाकर भारत का पारंपरिक आर्थिक ढांचा ही टूट गया और पूंजीवादी संरचना ने किसी भी प्रकार से उसकी भरपाई नहीं की। अब हम लोग देखते हैं कि विऔद्योगीकरण का भारत पर प्रभाव। तो इसके सकारात्मक प्रभाव को देखें तो चूंकि भारत में विऔद्योगीकरण ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखकर किया गया था तथा इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति भारतीय उद्योगों की कीमत पर हुई थी, इसलिए भारतीय उद्योगों पर इसका नकारात्मक प्रभाव अधिक रहा। फिर भी इस विऔद्योगीकरण के चरण ने भारत में आधुनिक उद्योगों के विकास का आधार तैयार किया, क्योंकि उद्योगों के पतन से प्राक पूंजीवादी उद्योगों का भी पतन हुआ, जो एक प्रकार से सामंती आदर्शों से प्रभावित उद्योगों के पतन को सूचित करता है। और दूसरा देखें तो हस्तशिल्पी वर्ग में विद्रोह की भावना का प्रसार हुआ, जिससे उसने आधुनिक सर्वहारा वर्ग का रूप धारण कर लिया और आगे इस वर्ग ने अपने तरीके से सामाजिक आर्थिक संबंधों को प्रभावित किया। ठीक है, तो ये सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले। नकारात्मक प्रभाव देखें
तो भारत में गरीबी व भुखमरी की स्थिति पैदा हुई। भारत में पूंजीवादी उद्योगों का विकास न होना। तीसरा, भारतीय औद्योगिकरण का मार्ग अवरुद्ध होना। चौथा, ग्रामीण समाज का ह्रास होना। ठीक है। और हस्तशिल्प केंद्र के रूप में विकसित शहरों जैसे कि ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत आदि का पतन हो गया। इसके बाद देखिए तो कृषि का पतन हो गया, और जब स्वतंत्र भारत की सरकार ने औद्योगिकरण करना चाहा तो भारतीय कृषि इस औद्योगिकरण का समर्थन नहीं कर पाए। फिर देखिए तो मानव जनित अकाल, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता आदि में वृद्धि हुई, जिससे कानून व्यवस्था चरमरा गई। कृषि तो ये एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और कृषि और सरल उपकरणों के द्वारा हस्तशिल्प पर आधारित गांव ब्रिटिश औद्योगिक नीति में विलीन हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए तो भारत पूर्णतः एक औपनिवेशिक देश बन गया। इसके बाद प्रति व्यक्ति आय का कम हो जाना। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि कंपनी तथा ब्रिटिश पूंजीपतियों ने मिलकर भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को पूर्णतः नष्ट कर दिया। करघा और चरखा, जो पुराने भारतीय समाज की धूड़ी के रूप में प्रसिद्ध थे, को तोड़ डाला तथा भारतीय बाजारों को लंकाशायर और मैनचेस्टर में निर्मित कपड़ों से भर दिया। इस तरह भारत के आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी के अनेक अन्य संकेत मौजूद थे। राष्ट्रीय आय संबंधी प्रसिद्ध विशेषज्ञ कोलिन क्लार्क के हिसाब लगाया कि 1925 से लेकर 34 ईस्वी के दौरान संसार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भारत और चीन की थी। एक अंग्रेज की आय एक भारतीय की आय से 5 गुनी अधिक थी। भारत का आर्थिक पिछड़ापन और जो उसकी निर्धनता प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण नहीं अपितु मानव निर्मित थी। अमेरिकी अर्थशास्त्री मॉरिस ने कहा था कि औद्योगिक क्रांति के बाद यह बदलाव अपरिहार्य था। जहां औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड के पतनशील हस्तशिल्प उद्योगों ने बड़े कारखाने और उद्योग में अपने को खपा कर स्वयं की क्षतिपूर्ति कर ली, वहीं भारत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों हम लोगों ने विस्तार पूर्वक औद्योगिकरण को पढ़ा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन के निष्कासन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।